आज प्रशांत किशोर आए थे यहाँ पर, कुछ हिम्मत बढ़ी आप लोगों की? सभी नेता आते हैं, आते हैं, कहते हैं हम आपके साथ हैं और फिर वो चले जाते हैं, फिर नहीं आते हमारे। एक पप्पू यादव जी आए थे, वो हमारे साथ 2 रात बैठे हैं। क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, सारे लोग सोच रहे हैं कि इस टॉपिक को उठाएंगे तो उससे हमारा फायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप राजनीतिकरण मत कीजिए, ठीक है। ये हमारा छात्र का मुद्दा है और हम छात्र जो है मिल के ना अपनी भीड़ से, अपनी एकता से इस लड़ाई को जीत जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। हमको इतना पीटा कि हम बेहोश हो गए। इसके बाद हमको कब हॉस्पिटल ले जाया गया ये हमको याद नहीं। मम्मी को बोले कि मेरी हक की लड़ाई, हम नहीं लड़ेंगे, सीट बिक गई है तो कैसे होगी, तो हमें जॉब नहीं होगी, हमें काहे पढ़ा रही हो। तो जितने लोग हैं सब मेरे बेटे लोग हैं ना, इन लोग का दर्द देखकर हमको भी दर्द होता है। 7-8 दिन बीत गए हैं मगर पटना में अभी भी प्रदर्शन जारी है। आज 9वां दिन है, आज 9वां दिन है। कल 25 दिसंबर को लाठीचार्ज भी हुई 3 मरतबे। उसके बाद कुछ छात्र घायल हुए, कुछ प्रदर्शन स्थल आ गए, कॉलोनी लगाकर यहीं पे सो गए और कुछ हॉस्पिटल पहुंचे, उन्हें वहां प्राथमिक इलाज दिया गया। यहाँ खुशबू हैं, खुशबू पर भी लाठीचार्ज हुआ था। खुशबू हॉस्पिटलाइज हुई थी मगर अभी ये प्रदर्शन स्थल वापस आ चुके हैं। खुशबू, क्या हुआ था उस दिन? सर हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे बीपीएससी दफ्तर के सामने हाथ जोड़ते हुए बट पुलिस ने जाने नहीं दिया। थोड़ा सा आगे गए, हम सब रोहित सर सब आदमी थे बट जाने नहीं दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करने लगा। हमको इतना पीटा कि हम बेहोश हो गए। इसके बाद हमको कब हॉस्पिटल ले जाया गया ये हमको याद नहीं। वहाँ हॉस्पिटल में गए, इसके बाद हम मेडिसिन लिए, इसके बाद होश आया। तो होश आया तो हम देखे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसके बाद ठीक हुए थोड़ा तो आए फिर यहाँ धरना स्थल। अभी ठीक हो तुम? अभी ठीक है थोड़ा। कब तक यहाँ बैठोगे तुम? जब तक हम लोग को एग्ज़ाम नहीं मिले तब तक बैठूंगी। डॉक्टर ने क्या बताया है तुम्हें? डॉक्टर ने बोला था कि मेडिसिन वगैरह ले लेने के लिए और ORS पीने के लिए, ये सब बोला था। तुम्हें जानकारी है इस बात की कि तुम प्रोटेस्ट में शामिल हो? क्या बोला मम्मी ने? मम्मी तो पहले थोड़ा बोली नहीं जाने के लिए, फिर मम्मी को समझाए तो मम्मी पापा समझ गए। क्या समझाया ऐसा तुमने कि मम्मी पापा समझ गए? मम्मी को बोले कि मेरी हक की लड़ाई, हम नहीं लड़ेंगे, सीट बिक गई है तो कैसे होगी, तो हमें जॉब नहीं होगी, हमें काहे पढ़ा रही हो, तो काहे मेरे पीछे रुपया खर्चा कर रही हो, मत करो। तो समझाए तो मम्मी समझ गई, बोली हाँ। क्या बोली, चली जाओ? बात हुई होती है मम्मी से? हाँ, मम्मी से बात होती है। ध्यान रखो अपना। आज प्रशांत किशोर आए थे यहाँ पर, आप लोगों को ये कह के गए कि अब जब मार्च आप करोगे तो वो आगे आगे चलेंगे, आप लोगों के साथ चलेंगे। कुछ हिम्मत बढ़ी आप लोगों की? जी, उम्मीद तो है और हिम्मत बढ़ी है, लेकिन उन्होंने कहा, हम लोगों को कहा कि 3 दिन का समय हम मांग रहे हैं। लेकिन चूंकि आप भी जानते हैं और आप डेली कवरेज कर रहे हैं, विगत 8 दिनों से आज 9वां दिन है हमारे अनशन का। 9 दिन हो गए हैं छात्र मांग के लिए, हमारे कोई सूद बूद लेने वाला नहीं है। सभी नेता आते हैं, आते हैं, कहते हैं हम आपके साथ हैं और फिर वो चले जाते हैं, फिर नहीं आते हमारे। एक पप्पू यादव जी आए थे, वो हमारे साथ 2 रात बैठे, हमारी बात की। हम चाहते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, हम उनके बच्चे हैं। वो आए, हमसे बात करें, हमारी समस्याओं को सुने। यहाँ तक कि वो समस्या तक नहीं सुनना चाहते हैं। हम सभी का मानना है कि आप बीपीएससी एग्ज़ाम कराओ ना कराओ ये दूसरा पार्ट है। पहले तो आपके बच्चे मर रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, आप उनसे आके बात तो करो कि ये क्यों बैठे। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात सुने सरकार के लोग आए, पक्ष विपक्ष के लोग आए, हमारे साथ बैठे और हमारा दुख दर्द जाने। सिर्फ ये नहीं कि बयानबाजी करके चले जाएं। जैसे आपने पूछा प्रशांत किशोर जी आए, हिम्मत बढ़ा, वाकई में हिम्मत बढ़ा, गार्जियन के रूप में आए और हमें उम्मीद है कि वो कल आ करके और हम लोग के साथ जो है, हम लोग पुनः कल बीपीएससी के ऑफिस पर हाथ जोड़ करके पुनः प्रार्थना मार्च निकालेंगे कि हमारी जी से बात हुई है कि वो आएंगे? जी, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ रहेंगे। 1 बजे के लगभग में उन्होंने कहा है कि हम आएंगे, तो उम्मीद तो यही है कि आएंगे वो खुद रहेंगे? जी, वो स्वयं रहेंगे। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हो इसमें? जी, डे 1 से शामिल हूँ। बीपीएससी एस्पिरेंट हो? हाँ, बीपीएससी एस्पिरेंट। सेंटर गया था? मुजफ्फरपुर। वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई? नहीं, मेरे सेंटर पे तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। सभी की लड़ाई में इसमें? हाँ, लड़ाई में, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ है, ठीक है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि सबके लिए इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए साथ में हूँ मैं। पेपर लीक तो एक आरोप है भी, उसकी जांच होनी बाकी है।
आरोप है सर, देखिए क्योंकि ना ओएमआर शीट का भी ना जो पेपर है वो वायरल हो रहा है, और जैसा कि हम अभ्यर्थी तो हमें पता है कि ओएमआर शीट जो है वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जाता है। जब बाहर नहीं जाता है तो उसकी फुटेज जो है वो क्यों वायरल हो रही है? प्रॉपर एडमिट कार्ड के साथ क्वेश्चन पेपर और आंसर ओएमआर शीट, ये तीनों वायरल हो रहा है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अगर नहीं है तो हमारा राइट है ना कि हम तो आपसे मांग रहे हैं कि आप जांच करवाओ, ठीक है, ये हमारा सारा संवैधानिक अधिकार है। हम यहाँ बैठ के जो डे 1 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी ये फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 के तहत कि हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अब देखिए कल तो इन्होंने हद पार कर दी। एक पुरुष पुलिस है, उन्होंने महिला पे हाथ उठाया, ठीक है, लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज़्यादा अन्याय है। तो इस पे तो महिला आयोग भी मतलब संज्ञान लेना चाहिए उन्हें। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो तो सामने से आके एक्शन ले रहे हैं। और आप इनसे पूछ रहे थे ना कि प्रशांत किशोर जी आए तो क्या आपकी हिम्मत बढ़ी? मैं टू बी फ्रैंक कहना चाहती हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ रहे हैं उससे हमारी कोई हिम्मत नहीं बढ़ रही है। मेरी हिम्मत तो यहाँ की भीड़ देख के बढ़ी है आज, कि जो यूथ है इतनी संख्या में ना, क्योंकि ये हमारी छात्र की लड़ाई है। जो राजनेता आ रहे हैं वो इस मुद्दे को राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, सारे लोग सोच रहे हैं कि इस टॉपिक को उठाएंगे तो उससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप राजनीतिकरण मत कीजिए, ठीक है, ये हमारा छात्र का मुद्दा है, और हम छात्र जो है मिल के ना अपनी भीड़ से, अपनी एकता से इस लड़ाई को जीत जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। तो मेरा ये सरकार को एक अल्टीमेटम है, और मैं छात्रों को भी बता रहा हूं, आप 3 दिन का समय सरकार को दीजिए। अगर सरकार ने आपको बुलाकर अगर अरे बात सुन लो, अगर सरकार ने अगर सरकार ने 3 दिन के अंदर इस मामले को खत्म नहीं किया तो अगली बार जब छात्र निकलेंगे तो छात्रों के साथ सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे चलेंगे। आप डंडा मार के हमको दिखाइए। आपको किसने लाठी मारा? मेल पुलिस। आप ये देख पाए थे किसने मारा है? मेरे पास पिक भी है, फुटेज है, वायरल हो रहा है फुटेज, ठीक है, कल मैंने खुद भी डाला ये फुटेज को। एक मेल पुरुष है, वो पाइप वाला डंडा नहीं था उनका, लक्कड़ का था, ठीक है, वो ये क्रॉस कर रही है, वो बीच का गड्ढा सा क्रॉस कर रही है, और वो ऐसे करके उठा के मार रहे थे इन्हें, ठीक है, वो पूरा दिख रहा है सर, हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ का, ठीक है। तो इनको पुरुष पुलिस ने ही हाथ उठाया, पता नहीं किस तरीके का मतलब ये है कि महिला पे हाथ उठा रहे हैं वो। ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन को संज्ञान तो लिया है, यहाँ पे सरकार को भी देखना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाएं जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे 7 निश्चय योजना 2 में उनका लक्ष्य रहता है सो कॉल्ड कि महिलाओं की प्रगति करेंगे, प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं वो। अरे भाई, आपके राज्य के युवा जो है 8 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, किस लिए? तो अपनी हक की मांग कर रहे हैं। आप उनको देखने तक नहीं आ रहे, उनका हालचाल लेने नहीं आ रहे हो, क्या प्रगति यात्रा निकाल रहे हो आप? ठीक है, इस बार तो इलेक्शन में दिखाने वाले हैं। एक तो नोटा ला के भी कोई फ़ायदा नहीं है, नोटा पे आप कितना भी बटन दबा दो, अगर मैक्सिमम चला भी जाता है तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, बस एक आ गया कि नोटा बटन होगा, ठीक है। हमारे तो चेंज भी करना चाहिए इसको, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा इस पे नोटा वाले पे सोचना चाहिए, ठीक है, कि नोटा पे अगर ज़्यादा आ रहे हैं वोट, ठीक है, तो उस पे उनको एक्शन लेना चाहिए इस बार। लेकिन इलेक्शन में हम दिखा देंगे उनको, हाँ 18+ है, वोटर्स है हम, ठीक है, यहाँ पे युवा है, युवा से युवा की फैमिली जुड़ी हुई है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट भी है कि आप एक्शन लीजिए। नहीं लेंगे एक्शन तो इस बार के इलेक्शन में हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक वोटर जो है उसमें कितना पावर होता है। हम बस पावर समझते नहीं, अपने नेताओं को भगवान समझने लगते हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमसे राजनेता बनते हैं, ना कि राजनेता से हम बनते हैं। वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, बस हम उनको चुन के भेजते हैं तो वो हम पे शासन करते हैं, तो उनको अधिकार नहीं है हमारे सामने भगवान बनने का, बस। और प्रगति यात्रा हाँ। मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में घूम कर चरण बाई चरण कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन उनकी प्रगति, बिहार की प्रगति यहाँ रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ यूथ यहाँ रात दिन इकट्ठा करके लोग बैठे हुए अपनी आवाज़ों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस नींद में वो सोए हैं कि हमारी बातें उन तक पहुँची है या पहुँच गई है, वो अनसुना कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि हम पूरे क्षेत्र में घूमकर प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन गर्दनी भाग में 5 या 7 हज़ार जो स्टूडेंट जो है यहाँ रात दिन बैठे हुए हैं, उनकी प्रगति यहीं रुकी हुई है। क्योंकि जिस राज्य की युवा सड़कों पर रात दिन बैठा हुआ हो, उस राज्य की स्थिति को आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में किस तरह से लाठी चार्ज करके उसकी बातों को दबाया जा रहा है। राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। बात समझ रहा हूँ दोस्त। एक मेरा ये सवाल है कि जब कल लाठी चार्ज हुई, उसके बाद से सोशल मीडिया अगर आप खोलोगे, ट्विटर या कोई भी अकाउंट खोलते हो, आपकी लाठी चार्ज की क्लिपों से पूरा पटा हुआ है। ऐसा कोई नेता या छात्र नेता से लेकर बड़ा नेता तक कोई ऐसा नहीं है जिसने पोस्ट न डाला हो और सरकार के विरोध में बातें ना लिखी हो। मगर यहाँ पे गिने चुने ही लोग आपको नजर आए। बिल्कुल, सत्ता पक्ष का तो बिल्कुल, सत्ता पक्ष से कोई सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए, चलिए सत्ता पक्ष नहीं आ रहा है, विपक्ष से ही कौन आ गया? विपक्ष से भी कोई नहीं, एक प्रशांत किशोर जी आज आए हैं और पप्पू यादव जी आए हैं। कितने दिन हो गए आपके प्रोटेस्ट? ये तो 9वां दिन आज है, लेकिन आज तक कोई गिने चुने लोग ही आए हैं, और आ भी रहे हैं तो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ग्राउंड लेवल पर उनके वर्क को देखा जाए तो 0 बट्टे सन्नाटा है। सिर्फ आकर अपनी पेपरबाजी कर रहे हैं, आकर यहाँ बयान दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, छात्र के लिए ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग, बस सांत्वना दे रहे हैं कि हम आपके शान जी ने तो शायद आपके मार्च में आगे आगे चलने का वादा किया उन्होंने कि कल अगर होगा तो सबसे पहले हम रहेंगे, आप लोग के सपोर्ट में हम आगे आगे चलेंगे, आप पीछे पीछे चलना। लेकिन लोग चलने वाले हो? हाँ बिल्कुल चलेंगे, अगर वो आते हैं, अगर नहीं भी आते फिर भी हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। ये छात्र की लड़ाई है, अगर वो नहीं भी आते हैं तो हम छात्र अपनी एकता का परिचय देते हुए इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि हमारी अधिकार की लड़ाई है, ये समानता की लड़ाई है, ये हमारी अधिकार आर्टिकल 14 की लड़ाई है, और इसको छोड़ेंगे नहीं, मजबूती के साथ लड़ेंगे। कुछ जोड़ रहे हैं? आपने कहा सर कि एक इनसे सवाल आपने पूछा कि पेपर लीक अभी संदिग्ध है। आपने भी फुटेज देखा होगा बापू सब परीक्षा सभागार का, परीक्षा परिषद का, उसमें मोबाइल कहाँ से आ गए सर, जबकि जहमर रहते हैं। ये है ना कि ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए, मगर हम ये नहीं कह सकते ना, किसी पे हम आरोप लगा सकते हैं मगर उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। वो एक कमेटी बनेगी, उसकी जांच करेगी, ये कहने का मतलब। मेरा कहने का मतलब है कि इसकी जांच हो प्रॉपर तरीके से। और जो बात रहा कि कौन कौन आपके साथ आए विपक्ष के नेता, तो तेजस्वी यादव। ये नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष का कौन आया, कौन भी आया, मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आपके प्रोटेस्ट पे लोग बात कर रहे हैं, मगर ज़मीन पे वो चीज़ नहीं दिख रही, इसलिए मैंने ये सवाल। जी, तो वो सही कहा आपने, और हमारे पक्ष में मतलब हमारे मांग को सही ठहराते हुए बहुत लोगों ने, आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया, और हम सभी छात्र उनका धन्यवाद देते हैं कि हमारे बातों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी लेटर लिखा बजाबते कि उन्होंने पीसी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज प्रशांत किशोर जी आए, पप्पू यादव जी ने हमारी आवाज़ उठाई। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब छात्र मजबूरी में पढ़ते हैं या छात्र पर कोई समस्या होती है तो क्यों छात्र पर जब समस्या होती है तो क्यों सिर्फ विपक्ष ही आते हैं, पक्ष के लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? ये एक ज़रूरी सवाल है कि पक्ष के लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि हमने वोट दे करके सरकार बनाई है पक्ष के लोगों को। लेकिन आज देखा ये जा रहा है कि जो पक्ष में बैठे हैं, सत्ता में बैठे, उन्हें हमारे समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, और हमारे पास वो लोग आते हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो ये खैर ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें जो सत्ताधीश है उनको आना चाहिए और अपनी जनताओं के बारे में जानना चाहिए, पूछना चाहिए उसे प्रॉब्लम क्या है। राजा राम ने भी अपनी शासन में एकमात्र जनता के वजह से अपनी पत्नी को जो है वनवास भेज दिया था पुनः, ये सभी जानते हैं। और कल की क्या तैयारी है? कल की तैयारी है सर कि हम सभी छात्रों ने एक मुहिम बनाया है, छात्रों ने, क्योंकि यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, हम छात्र सभी लीडर हैं यहाँ पे। तो ये नहीं होता है क्योंकि मीडिया में बाइट चलते हैं कि ये दंगा, लीडर को तो डिटेन कर लिया गया कल। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे उपद्रवी बता दिए गए हैं। आज तो कुछ चैनलों ने ये तक चला दिया कि ये फंड आ रहे हैं दिल्ली से, ये बहुत गलत है। आज हमारे पास बिस्किट खा के देखिए सर, हम लोग, आपको यहीं पे बिस्किट था मेरा, ये बिस्किट खा रहे हैं सर, अब बिस्किट और पानी खा करके हम लोग रह रहे हैं। ये कोई फंडेड नहीं है, पिज़्ज़ा पार्टी नहीं हो रही है यहाँ पे। हम जो मिल रहा है, जो अपने पैसे से खरीद के खा रहे हैं, और हम इस आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं, कहीं से फंडेड नहीं हो रहा है। उनको डिटेन किया गया, लग रहा था कि जैसे किडनैप करके ले गया गया जैसे, और मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपके
चैनल का कि आपने साथ दिया, तभी जा कर के हमको इतना उम्मीद है कि हमारे जो मित्र हैं, साथी है, वो छूट पाए हैं। अन्यथा वो हमको तो ये भी नहीं लगता कि शायद पता भी नहीं चल पाता, अगर आप हाईलाइट इस चीज़ को नहीं करते तो शायद छूट भी नहीं पाता, पता भी नहीं चलता। बेल कंडीशनल मिली है, अब वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते, सोशल मीडिया पर नहीं बात कर सकते इन चीज़ों को लेकर, तो वो शायद उन्हें घेरे में रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जी, उनको कंडीशनल बेल मिला है और पे बॉन्ड पे बेल मिला है उनको। और कंडीशनल बेल ये है कि वो धरना प्रदर्शन में नहीं जा सकते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर के बयान नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह के उनको मिला है कि सोशल मीडिया पर नहीं बयान दे सकते हैं, धरना में शामिल हो नहीं सकते हैं, नारेबाजी नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशनल बेल मिला है और कहीं ना कहीं हम बस ये है कि वो हमारे साथ, वो पीछे से बैक सपोर्ट है हमारे। और एक रोहित जी गए हैं तो यहाँ पे हज़ारों रोहित हैं, उनके आवाज़ को हम गिरने नहीं देंगे। उन्होंने जो आंदोलन हमारे लिए शुरू किया है ये चलता रहेगा जी। और हम लोग का कल का जो आपने पूछा कि क्या प्लान है, तो कल का प्लान मैं ब्रीफ कर दूं मैं आपको कि हमारे जितने भी साथी हैं, हम सभी ने एक प्लान किया है। और ये प्लान ये है कि कल 12 बजे से, अगर 12 बजे तक आएगा, और मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके कि चेयरमैन साहब, कल 12 बजे से पहले आप बच्चों के हक में, हमारे अभ्यर्थियों के हक में अगर कोई नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे तहे दिल से। कल 12 बजे तक आप लोगों ने अल्टीमेटम तौर पे दे रखा है कि 12 बजे अगर मांग नहीं पूरी होगी, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, 12 बजे तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो 12 बजे के बाद हम लोग बीपीएससी ऑफिस हाथ जोड़ करके जाएंगे, पुनः कुछ करेंगे। उसमें हजारों मगर पुलिस से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे आना अलाउड नहीं है, और आप लोगों के पास परमिशन भी नहीं होती, तो वो मजबूर होते हैं कि बल प्रयोग करने के लिए, ये पुलिस का कहना है। आपने सही कहा कि और इसकी मतलब कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ जाने से समस्याएं उत्पन्न होती है। बहुत तरह की राजधानी का सबसे व्यस्तम मार्ग है वो। हम रोड नहीं जाम करते हैं, हम साइड में बैठ कर के हाथ जोड़ते हैं बस कि आप देखो आपके बच्चे आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हम भी किसी पुलिस के किसी प्रोफेसर के, यहाँ पे कोई रिक्शा चलाने वाले के बेटे होंगे, कोई ऑटो चलाने वाले के बेटे होंगे, कोई हल जोतने वाले के बेटे होंगे, हो सकता है कोई पुलिस अधीक्षक के ही बेटे होंगे, कोई पुलिस के ही बेटे होंगे। लेकिन आप जो डंडा चलाते हैं उनका मरमाहत देखिए कैसा, किस तरह से वो डंडा मारते हैं। एक चीज़ मुझे बताइए कि कल जैसे प्लानिंग कर रहे हैं लोग, कल भी जाने को तैयार हैं, कल भी जाओगे आप? मुझे तो जाना है कल। और चोट लग गई, अगर वैसी कोई घटना दोबारा घट गई तो और चोट लग जाएगी तुम्हें? अच्छा ही होगा, मारने के लिए तो मरेंगे हम लोग, बट हम लोग न्याय लेकर ही रहेंगे, री एग्ज़ाम करा के ही रहेंगे। तबीयत ऐसी है कि तुम्हें जाना चाहिए वहाँ? हाँ मैं चली जाऊँगी, जाने के लिए तो चली जाऊँगी ना, बट हम री एग्ज़ाम करा के रहेंगे, आयोग से कहवा के रहेंगे, री एग्ज़ाम करना होगा, नोटिफिकेशन उसको जारी करना होगा। बताइए, डॉक्टर ने कहा कि इनके स्टमक में क्लोटिंग हो गई है, उसके बाद भी आप समझ सकते हैं कि ये चलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर सरकार को मारने का ही मन होगा तो हमें मार दें, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम जाते रहेंगे, बार बार जाते रहेंगे। आप भी कल प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हो? हम भी, हम क्या है, आप हम औरंगाबाद से हैं बीपीएससी का एग्जाम जी, दिए थे, मेरा गया सेंटर था, वहाँ पे साफ सुथरा एग्ज़ाम लिया गया था, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। क्या फिर मांग? मेरा मांग यही है, 912 सेंटर पे एग्ज़ाम करवाया गया है, एक सेंटर का आप रद्द करते हैं और बोलते हैं कि एक सेंटर वहाँ पे वो 24 सेंटर के बराबर है, और बाकी जो 911 सेंटर का आप एग्ज़ाम लेना क्यों नहीं चाहते हैं? जब वन इलेक्शन वन नेशन हो सकता है तो एक नौकरी के लिए एक एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है? उस आयोग या और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक जगह गलती हुई है तो उसे उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, वो मान रहे हैं और वहाँ पर एग्ज़ाम करा रहे हैं। मगर अब सबका कराने का मतलब एक बड़ा गेम है ना, क्योंकि 912 केंद्रों पर एग्ज़ाम करा पाना कोई आसान नहीं है, तो सरकार को बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए बार बार सरकार कह रही है कि हम एक सेंटर में। हाँ, कुछ सर व्यवस्था की बात है तो देखिए इनडायरेक्ट वे में तो बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन ही करेगा ना सर, क्योंकि 12,000 स्ट्रेंथ है बापू परिसर की, ठीक है, तो वो लगभग 4-5 जिलों को मिला दो तो वहाँ का स्ट्रेंथ बनता है। पहले बीपीएससी ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, फिर जब प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने कहा नहीं उन्होंने एक बार भी, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बार सीट्स ज़्यादा थी तो उन्हें लग रहा था कि शायद इस बार काफ़ी लोग अप्लाई करेंगे, तो एक हाँ दिया था सर, ठीक है, तो जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद कहा कि हमने ऐसा स्टेटमेंट पास नहीं किया है। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि अभी एक सेंटर का कैंसिल होगा, तो आप किस बेसिस पे मार्क्स दोगे, मतलब रिजल्ट जारी करोगे? नॉर्मलाइजेशन तो आप करोगे इनडायरेक्ट वे में। अब देखिए ऐसे मनमानी वो 68 से कर रहे हैं, 68 में पैटर्न चेंज, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया, 69 में फॉर्मेट चेंज किया, फिर वो
कुछ मिनट कहते हैं कि जब हमें कमियां लगती जाती हैं तो हम चीज़ों को अपग्रेड करते जाते हैं कि बेहतर चीज़। आप नहीं किया जाता है, ये हमें बता कर नहीं किया जाता है सर। जो भी अगर मान लीजिए आयोग अगर कह रहा है कि हम सेंटर कैंसिल, तो सर कई ऐसा नहीं है। मेरा सेंटर गया था हाजीपुर वैशाली में, वहाँ पे मैं पॉइंट बताती हूँ, वहाँ पे कई सारी ऐसी बच्चियाँ बैठी थी तो जैसे लग रहा था उनको पता है कि मेरा ऑलरेडी सीट दे चुका है। वो कुछ अपना नाम तक नहीं लिख पा रही थी, वो कैसे इस एग्ज़ाम में बैठी। और जब एग्ज़ाम के लगता 10 मिनट बाद हम लोग को क्वेश्चन ये दिया गया, उसमें भी हम 3 लड़के, उसमें मैं भी बोली थी कि सर अभी तक हम लोग को ओएमआर सीट और क्वेश्चन क्यों नहीं दिया गया है। ये जब हम लोग 2-3 लड़कियां मिलकर तब हमें क्वेश्चन और ओएमआर सीट 12:10 के बाद दिया गया। उसमें भी हम कुछ बोले तब ये जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो बोले कि अब उनका कॉल आ गया, ऊपर से ऑर्डर आएगा तब हम आप लोग को क्वेश्चन देंगे। हम बोले सर 12 बज चुका है तो अब तो देना चाहिए। तब हम लोग कुछ बोले, जब उन्हें लगा कि बच्चे क्लास में हंगामा करे तब वो क्वेश्चन ओएमआर सीट और क्वेश्चन वो देना शुरू किए थे। कौन सा सेंटर था आपका? सर मेरा था यहाँ हाजीपुर वैशाली के पास था। अब सेंटर याद नहीं है, सॉरी, पर हाजीपुर वैशाली में मेरा सेंटर था। वहाँ पे ये चीज़ ऐसा कई मतलब ऐसे 1-2 क्लास और थी जो ऐसे हो रहा था, पर वहाँ पे चीज़ें बोल नहीं पा रहे। जब 10 मिनट बाद तब हम लोग बोले कि सर क्वेश्चन अब दीजिए, उसमें भी उनको गुस्सा भी आया कि अगर ये 10 मिनट बाद तो ये तो अपने टाइम से तो क्वेश्चन ले लेंगे। वहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कही थी कि भाई हमसे गलती हुई है, हमें लेट दे रहे हैं, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। सर कुछ भी नहीं, कम्प्लीटली कुछ भी नहीं। वो टाइम हुआ, वो टाइमली वो क्वेश्चन हमसे ले लिए, वो कम्प्लीटली ले लिए थे। बैठाती है, वो बोलते हैं 11 बजे के बाद एंट्री नहीं है आपकी, ठीक है। तो 11 से 12 बजे तक आप बैठाते हो तो उसमें सारा वेरिफिकेशन करो ना आप, ठीक है। आप क्या करते हो, 12 से 2 जब एग्जामिनेशन होता है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने, उसमें आते हो वेरिफिकेशन करने के लिए, कभी सिग्नेचर करवाने के लिए आते हो। कितना डिस्ट्रैक्शन होता है। आप 11 से 12 कम्प्लीटली 1 घंटे बैठाए रहते हो हम लोगों को, उस टाइम आप कीजिए ना। बहुत सारा लूप हॉल है, बहुत सारा सुधार करने का ज़रूरत है। कुछ टाइम पहले आप बोलते हो यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन 50% रहेगा, और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, जब एस्पिरेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना के स्टार्ट करते हैं। आप कुछ बेस ही नहीं छोड़ रहे हो, 68 से कंटिन्यू आप ट्रेंड को चेंज कर रहे हो, तो बताइए प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, किस चीज़ को बेस बनाए हम। सिलेबस तो वही रहता है। इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किए थे कि किसी भी एग्जाम में 5 मिनट पहले ओएमआर सीट मिल जाता है। ये 12 बजे इस बार क्या देना कि एग्जाम में 2 ही घंटा में बोल रहे हैं कि आप ओएमआर सीट भी भरिए। उसमें हम लोग ओएमआर सीट भरेंगे कि क्वेश्चन से करेंगे। हर एग्जाम में 5 से 10 मिनट पहले ओएमआर सीट मिल जाता है सर मेरे एग्जाम। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि ओएमआर आप अलग टाइम होता है ओएमआर भरने का। हम लोग को 12:05 में ये OMR फिल कर क्वेश्चन दिया गया है। 12:05 में क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद पक्का 2 घंटा एकदम 2 बजा, उसके बाद 2 बजे से पहले ये क्वेश्चन लेने लगे। सर क्वेश्चन के अंडर सीन 2 बजे के पहले OMR ये कर दिए, ले लिए। हर सेंटर पर 5 मिनट लेट मिला हुआ क्वेश्चन, और उसी में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाता है सर ओएमआर सीट भरने में। हम लोग का मिनिमम 20 मिनट इसी में चला गया है। बिहार के विभिन्न केंद्र जहाँ पे परीक्षा संचालित हुए थे, सभी जगहों पे ऐसा हुआ था लगभग। बापू सभागार इसलिए केंद्र में आ गया क्योंकि उसको मीडिया ने हाईलाइट कर दिया। लेकिन और बारिश बहुत सारी जगहों को हम देखें जहाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हमारे पास वो प्रूफ नहीं है, वो हाईलाइट नहीं हुई है, इसलिए हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन लगभग हम देखें तो बिहार के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा पत्र का जो प्रश्न पत्र था उसको देर से दिया गया। ओएमआर सीट को लेकर लड़कों ने आवाज रेज किया। ये कहने का मतलब है कि बापू सभागार मामला हाईलाइट हो गया, मगर ऐसे और भी कई केंद्र थे। अभी जो सारा परीक्षा का जो केंद्र बना हुआ था वो बापू सभागार, और हमारे पास उसके लिए तथ्य भी था। ये चीज़ इसलिए इन्होंने उठाया क्योंकि वो तथ्य था, और तब ये बोल रहे हैं कि हम इसको री एग्जाम कराएंगे। अगर ये री एग्जाम कराते हैं तो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा या तो हल्का होगा या भारी होगा, 2 चीज़ें होंगी। अगर वो हल्का होता है तो फिर उन लड़कों को फ़ायदा मिलेगा जो उस परीक्षा को देंगे, अगर वो भारी होता है तो उन्हें भी उसका नुकसान होना पड़ेगा। आयोग देखिए बात क्या है, एक बार मैं जेन्युइन बात कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आयोग की तरफ से बोल रहा हूँ। आयोग ये चाह रहा होगा, एक बार आयोग कह रहा है कि मौका तो दे के देखें। आप पहले से कैसे फैसला ले रहे हैं कि हम सरल बनाएंगे, हम कठिन बनाएंगे, हमारा नुकसान होगा। कोई भी अगर प्रश्न पूछेंगे, कोई भी अगर नॉर्मल, या तो हल्का होगा या भारी होगा। ये कैसे % टू % डिपेंड करेगा ना दोस्त। ये तय कैसे कर सकते हैं? अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, आप अगर मेरे से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं तो ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि मेरे लिए हल्का या भारी है?
और सर समय भी तो उसको ज़्यादा मिल रहा है सर ना। अगर मान लिया जाए कि अगर सेम ही क्वेश्चन होता सर या टफ ही होता है तो उनको हमसे ज़्यादा समय मिल रहा है। तो समानता का जो अधिकार है उसका तो कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है ना सर। समानता का जो अधिकार है सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। तो एक एग्ज़ाम, एक पेपर और एक नौकरी, ये होनी चाहिए सर। अगर आप 20 दिन समय एक्स्ट्रा उनको मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? सर सेट एफ में जो है QR कोड है ना, आंसर के सामने था और कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन वेरी कर रहा है उसके अंदर में। सेट एफ आप लोग कोई भी मिला सकते हैं देखकर, सेट एफ और सेट ई में। ये मेरा औरंगाबाद में सेंटर पड़ा था। मेरा नाम अमन कुमार है और मेरा नाम अमन कुमार है। ये सेंटर औरंगाबाद में पड़ा था। सर ऑफिशियल जो टाइमिंग है, ये ऑफिशियल टाइमिंग मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन, प्रश्न पत्र और OMR शीट देने की 11:55 है जो थी, टाइमिंग सेट की गई थी। लेकिन क्वेश्चन दी जाती है 12:10 में। आप रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं और ऑन टाइम छीन ली जाती है। हम कहते हैं कि हम सारे नियम कानून सिर्फ एक बच्चों के लिए, छात्रों के लिए है क्यों? आप अभी कह रहे थे कि जो बच्चे को लेट मिला उसे एक्स्ट्रा टाइम दी जानी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे सेंटर पे 2 लड़की रोती रह गई। हम लोग अंदर थे, देख रहे थे, शायद 1 या 2 मिनट उनका लेट हो गया था, लेट हुआ था, बट 2 मिनट रोती रह गई, मतलब गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। आयोग जब लेट करती है तो वो एक्स्ट्रा टाइम देने की बात करती है। हम 5 मिनट लेट पहुंचते हैं तो हम भी तो कह सकते हैं सर 5 मिनट पहले आप ले लो। सारा नियम कानून व्यवस्था सिर्फ छात्रों के साथ क्यों सर? तो ये सवाल है, ये होना चाहिए। सर घड़ी स्लो था सर, हम लोग टाइम देख रहे, बोले कि नहीं घड़ी स्लो है, आप लोग का टाइम हो गया सर। अच्छा, वहाँ पे जो घड़ी लगी हुई थी, बिल्कुल सर घड़ी स्लो बताया गया। जब हम लोग पूछा तो बोला कि नहीं घड़ी स्लो थी, आप लोग का टाइम हो गया। आप लोग घड़ी में कितना बज रहा था? सर उसको ध्यान तो नहीं दिया सर, लेकिन बोला गया कि घड़ी आपका स्लो चल रहा है, वहाँ बोला गया इन्वर्टर के द्वारा सर। तो इस प्रकार से कहीं जैमर काम नहीं कर रहा, कहीं पावर कट ऑफ हो रहा है, कहीं पे घड़ी टाइम नहीं, ये कौन देखेगा सर? ये तो उनकी व्यवस्था सर, उनको देखना चाहिए ना कि दुरुस्त व्यवस्था है कि नहीं है। क्योंकि हम लोग 600 रुपये देते सर हैं, उत्तर प्रदेश में शायद 200 रुपये लेता है, UPSC के 100 रुपये फी होता है, हम लोग 600 रुपये देते हैं। उसमें भी सर अगर उसमें 2 पद होते हैं, जैसे CDPO का अगर अलग से होता है उसके चार्ज अलग से लेते हैं। एग्ज़ाम एक होता है, फी 2 क्यों? पीढ़ी का एग्ज़ाम एक होता है, उसी में से कटअप के आधार पर तय होता है। तो फिर पैसा 2 बार क्यों लगना चाहिए? एक ही होना चाहिए ना सर ना। पैसा लेते हैं 2 बार, पेपर एक लेते हैं। क्या जोड़ रहे थे सर? ऐसा लग रहा था कि हम लोग BPSC के एग्ज़ाम दे ही नहीं रहे, एकदम कोई तैयारी नहीं था, हड़बड़ी में लिया हुआ BPSC एग्ज़ाम। और उसी का आज परिणाम हुआ कि बापू सभागार में क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाया, जो 7 किलोमीटर दूर था सर। सर क्वेश्चन प्रोफेसर सेट नहीं किए हैं, कोई कोचिंग मास्टर सेट किए हैं ऐसा लग रहा है। क्योंकि मतलब प्रोफेसर ला, मतलब हम लोग ला कोई क्वेश्चन ही नहीं था। मतलब हम लोग स्टेटमेंट वाइज पढ़ते हैं भाई, मतलब हम लोग BPSC की तैयारी करें, PCS में कहीं पर भी स्टेटमेंट वाइज होता है। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन, मतलब समझिए 90% था 1 लाइनर क्वेश्चन सिर्फ। यहाँ तक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक मिनट बता रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर। तो IAS अधिकारी है, हम लोग तो नॉनसेंस हैं। कम से कम उनके टेबल पर लगता है कि गया ही नहीं होगा, वो पढ़ाए ही नहीं होंगे। ये स्थिति हो चुका है। कम से कम हम लोग तो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट कैसा क्वेश्चन मिलेगा? BPSC अधिकारी का कैसा क्वेश्चन मिलेगा? फिर मेंस में क्या लिखेगा? मेंस में लगता है कि क ख लिखना पड़ेगा कि क ख आता है कि नहीं। इस तरह का स्थिति हो गया है। क्या कह रहे थे? इसमें जैसे कि आपने अभी बोले कि बापू सभागार में परीक्षा का जो प्रश्न पेपर लीक हुआ है उसका कोई अभी तक हमें साक्ष्य नहीं मिला है। यदि साक्ष्य नहीं मिला है, आप बोल रहे हैं कि हम जांच का विषय है ये, तो गवर्नमेंट आपकी है, आप जांच के लिए सबूत आप क्या अमेरिका से मंगा रहे हैं क्या? आपके राजधानी यहाँ पे है, आपके सारे ऑफिसर यहाँ पे हैं, आप जांच करवाइए। आप एग्जाम के आज 13 दिन हो गए हैं और 13 दिन में आपने अभी तक स्टूडेंट को साक्ष्य नहीं दिए हैं, ये साबित नहीं किए हैं कि लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, और स्टूडेंट को आप भ्रमित कर रहे हैं आप। और ये राजनेता है, ये बोल रहे हमें सबूत चाहिए। गवर्नमेंट आपके है, सब चीज़ आपके है, तो हमसे आप सबूत किस बात की मांग रहे हैं? हमसे सबूत मांगा जिसमें हम लोग मोबाइल लेकर कुछ नहीं कहते। CCTV कैमरा देख लो, उनको सबूत मिल जाएगा। बहुत से सेंटर थे अभी, मतलब कई सहपाठी लोग सुबह में जो थे वो बता रहे थे कि आधार का जो सर बायोमेट्रिक जो मशीन होता है वहाँ पे काम ही नहीं कर रहा था। जैसे मैं कटिहार बता रहे थे, मैं तो एग्ज़ाम नहीं दिया था, भैया दिए थे। उसके बाद शेखपुरा में ये जो भी साथ में थे लोग, मित्र लोग, वो बता रहे थे कि आधार का जो मशीन होता है वो काम ही नहीं कर रहा था। बिना आधार अपडेट किए हुए अंदर मतलब उनको एंट्री ले लिया जा रहा था। आप लोगों के सामने हो रहा था? नहीं, बहुत सारे दोस्त लोग थे जो बता रहे थे कि मेरे साथ। अपना केस बताइए जो आपकी आंखों ने देखा। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था।
मतलब दोस्त लोग जो बता रहा था उनका हम बात बताए, जैसे कटिहार में बहुत समझ रहा हूँ, मगर आप लोगों के साथ जो है वो प्लीज़ बताएं। सर मेरा परीक्षा सेंटर बापू परीक्षा परिसर ही था, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ वहाँ का। सर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि एक ही एग्ज़ाम में आप अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी कैसे अपना सकते हैं। वहाँ पे 12,000 बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, वहाँ मैनुअल अटेंडेंस लिया गया है और बाकी जगहों पे, ये मेरा दोस्त है, इनका सेंटर से समस्तीपुर हुआ था, 3 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया गया है। हमारे सेंटर पे सर वो ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में बता दो एक बार कि तुम कितने बजे पहुंचे सेंटर, कितने बजे एंट्री मिली। मैं सवाल बता देता हूँ, फिर एक एक कर जवाब देना। कितने बजे तुम्हें एंट्री मिली, कितने बजे पेपर मिला, उसके बाद क्या क्या हुआ, शुरू से बता दो। सर मैं 9:30 बजे सेंटर पे पहुंच चुका था, 11 बजे मैं एंट्री किया हूं। 11 बजे मैं 11 बजे नहीं, मैं 10:30 बजे के आसपास एंट्री किया हूं और 11 बजे के बाद किसी भी बच्चों को एंट्री नहीं दी गई थी वहां पे। मेरा ब्लॉक 2 था, हॉल नंबर 1 था, ब्लॉक 2 हॉल नंबर 1 मेरा था सेंटर, और मेरे रूम में 11:55 पे कॉपी आई है और 11:55 के बाद मुझे कॉपी मिला है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं सबसे पीछे था, मुझे 12:25 में मुझे कॉपी मिला है और 2:10 में मेरा कॉपी ले लिया गया है। 12:25 में मुझे मिला है, बाकी बच्चों को 12:25 में कॉपी नहीं मिला है और बहुत सारे बच्चों का मिसमैच हो गया था। किसी का OMR का जो कोड है और क्वेश्चन बुकलेट का कोड है वो मिसमैच हो गया था, जिस कारण हंगामा शुरू हुआ। और दूसरे रूम का तो मैं बता नहीं सकता कि किस कारण हंगामा शुरू हुआ था, लेकिन मेरे रूम में हंगामा शुरू होने का ये कारण था। लेकिन फिर भी मेरे रूम के लगभग 70% बच्चे जो थे वो अपना OMR सीट जमा किए हैं और बाकी नहीं किए हैं। कुछ बच्चे बीच में भी एग्ज़ाम छोड़ के बाइकआउट किए। आपने जमा किया? यस सर, मैं अपना OMR जमा किया था। कुछ जोड़ रही थी? बोल रहे थे कि आयोग, हम लोग री एग्जाम का मांग कर रहे हैं, आयोग बोलती है सबूत लाओ। हम लोग सबूत कहाँ से लाएं? CCTV उनका, सिस्टम उनका, तो सबूत हम लोग कैसे दें? सर BPSC ऐसी संस्था है सर जो बोलते हैं कि हम चोर नहीं है सर। जब से चोरी पकाता है तो फिर बोलते हैं कि ना चोरी हम किए हैं। पहले भी सर क्या बोले कि जो समानीकरण नहीं होगा, फिर माना कि ना होगा, फिर वहाँ जो परीक्षाएं हुई हैं उसके संदर्भ में जिन लड़कों ने आवाज़ वहाँ उठाई थी, BPSC ऐसा आयोग हो गया है कि उन लोगों को उपद्रवी बताया जा रहा है, FIR करने का धमकी दिया जा रहा है। एक लीगल बाकायदे नोटिस जारी किया गया है, उसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वहाँ पे कार्रवाई क्यों ना करें और उक्त जो परीक्षाएं होंगी उसके संदर्भ में कहा गया कि आपको इस परीक्षा में शामिल नहीं होना दिया जाएगा। मतलब अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आप एक तरह से तानाशाही कर रहे हैं, उपद्रवी हम नहीं हैं। आप तो दिखा रहे हैं ना कि भैया कि आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो आगे के जीवन भर आप किसी परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, तो मतलब आप हमें डरा रहे हैं। हमारी माता जी भी यहीं बैठी हुई हैं, ठीक है, जब से बैठी हुई हैं, यहाँ सामने खड़ी हैं। आप भी प्रदर्शन में आई हैं? नहीं, मेरा बेटा दिए हैं। आप भी बेटे के साथ आप भी बेटे के साथ प्रदर्शन में आई हैं? हाँ, कल ये आई कब आए हो आप? भभुआ से कल आए थे यहाँ पे। आप रात में यहीं सो रहे हो? नहीं, डेरा पर रहते हैं, बाकी हम आते हैं रोज। कल भी आए थे, आज भी आए थे। अच्छा, आसपास कहीं रूम ले रखा है, डेली आते हो? 2 दिन हो गया है। आप नहीं चाहते हो कि इनका बेटे का एग्ज़ाम हो, फिर से एग्ज़ाम दे? हाँ, फिर से एग्ज़ाम दे। हमारा बेटा भी, जितने लोग हैं सब मेरे बेटे लोग हैं ना, इन लोग का दर्द देखकर हमको भी दर्द होता है। कौन कौन है आंटी घर में? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। इतना परिश्रम कर लड़का पढ़ता है फिर भी नहीं, कैंसिल हो जाता है। तो इसका सरकार क्यों नहीं देख रहा है? हैं? इसको कुछ कार्रवाई करे, फिर से परीक्षा होगा। सर 12:43 में पेपर भी लीक हो गया था। 12:43 में पेपर भी लीक हो गया था और 20 मिनट में मतलब गूगल से आंसर हम लोग करके और कहीं पर भी इसको फॉरवर्ड कर सकते थे और सारा मतलब पेपर हो गया था। EFGH था, सारा का सारा पेपर तो 12:43 में लीक आउट हो गया था, मतलब टेलीग्राम पे सर्कुलेट होने लगा था। तो और क्या चाहिए प्रमाण? ये कुछ आरोप हैं जो लगातार लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पे स्पष्टीकरण ना आयोग की तरफ से आया है, ना कोई सरकार की ओर से इनसे मिलने आया है। इनका, जैसे इन्होंने शुरुआत में एक बात कही कि हम नहीं जानते कि ये आरोप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, वो बिल्कुल जांच का विषय है। मगर इनका कहना है कम से कम कोई हमसे मिलने तो आए, कोई हमको ये एहसास तो कराए कि हम भी वोटर हैं, हम भी वोट देते हैं, हम भी सरकार बनाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि अब जो कल का अल्टीमेटम है कि कल अगर 12-1 बजे तक कोई आयोग की तरफ से फैसला नहीं लिया जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो उसके बाद
ये अपना कदम उठाएंगे, फिर ये देखना होगा कि पुलिस इसको कैसे टैकल करती है, क्योंकि जहाँ पर ये जाने की बात कर रहे हैं आयोग का दफ्तर, वो प्रतिबंधित जगह है, वो रिजर्व्ड जगह है, रिस्ट्रिक्टेड जगह है, वहाँ पे इतनी भीड़ लेके एक साथ नहीं जाया जा सकता। तो अब ये देखना होगा, कल का इंतज़ार करना होगा कि कल होता क्या है। जो भी होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल लॉन्टॉप। शुक्रिया।